हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा, इनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सफिक्सेस to the form of the word, the meaning to the word is given। यानी इस क्वेश्चंस के अंदर सफिक्सेस दे रखे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपने उपसर्ग और प्रत्यय सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा होगा। वर्ड के पीछे जो लगाया जाता है वो सफिक्सेस होता है और जो पहले लगाया जाता है वो प्रीफिक्सेस होता है। जैसे कि मैं कहूँ पुत्र, पुत्र के आगे मैं लगा दूँ सुपुत्र, तो यानी जो क्या है सु क्या है प्रीफिक्सेस है और सफिक्सेस को है पीछे लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है मैनी डैश, इसका मीनिंग्स इसके अंदर दे रखा है मैनी एंड वेरियस, यानी कि अनेक, बहुत सारे और विभिन्न प्रकार। ये क्वेश्चन 2014 के अंदर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फेस्टो, फोल्ड, क्योर, किन। मैनिफेस्टो, मैनी के अगर लास्ट में हम फेस्टो लगाएं तो बन जाता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का तो मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे कि मान लिया जब इलेक्शंस होते हैं तो जैसे कि अगर इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें, कंटेस्ट में बात करें, जैसे बीजेपी की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है या बीएसपी है, ये इलेक्शन से पहले अपना जो मैनिफेस्टो को पेश करते हैं, जिसके अंदर बहुत सी पॉलिसीज़ हैं या अलग अलग चीज़ों के मतलब पब्लिक के सामने बताए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उसको कहते हैं घोषणा पत्र। ए पब्लिक डिक्लेरेशन, एक सार्वजनिक डिक्लेरेशन होता है। इंटेंट मतलब जो पार्टी जो भी घोषणा पत्र को रिलीज़ करती है, या फिर एक पॉलिसी इशूड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के एक समूह के द्वारा अपनी नीतियों को इशू किया जाता है, बताया जाता है नीतियों के बारे में, उसको कहते हैं मैनिफेस्टो। यानी इसका मतलब पहला तो है ही नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है मैनी एंड वेरियस। दूसरा है फोल्ड, यानी मैनी के अगर मैं फोल्ड लगा दूँ तो बन जाता है मैनी फोल्ड, और मैनी फोल्ड का मतलब होता है मैनी एंड वेरियस, अनेक सारी तहें, विभिन्न प्रकार की तहें। फोल्ड्स मीन तह, तो इसका करेक्ट आंसर होता है मैनी फोल्ड। मैनीक्योर होता नहीं, और किन मैनी किन भी नहीं होता। वैसे किन का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, किन का मतलब होता है सगे संबंधी। किन का मतलब होता है किथ एंड किन, एक फ्रेज है किथ एंड किन। किन वर्ड से मुझे याद आया, किथ एंड किन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सगे संबंधी। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। डायरेक्शन दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में, क्या है चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स। देखो पहले क्वेश्चन में सफिक्सेस आया था, प्रत्यय आया था, अगले क्वेश्चन में प्रीफिक्स पूछा है जिसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तो आपने सही प्रीफिक्स चुनना है टू बिल्ड द वर्ड, जिससे कि एक वर्ड का निर्माण हो सके, कोई एक वर्ड बन सके। द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन, और जो भी वर्ड है जो बनेगा उसका अर्थ भी दिया गया है नीचे। तो डैश होल्ड मतलब दे रखा है लुक एट और सी समथिंग, किसी चीज़ की ओर देखना, सी समथिंग कोई चीज़ देखना, या समबडी या किसी की ओर देखना, यानी इसने मतलब दिया है देखना। तो हम एक एक करके इसको प्रीफिक्सेस लगाकर पता लगाते हैं। पहला वर्ड है बी होल्ड, बी होल्ड का मतलब होता है देखना। तो हमारा जो आंसर क्या हो गया बी होल्ड। बी होल्ड का मतलब होता है लुक एट देखना, या सी समथिंग या समबडी किसी की ओर देखना। आगे वाले भी हम करके देखते हैं। अप अगर मैं होल्ड के आगे प्रीफिक्सेस लगा दूं अप, तो बन जाएगा अप होल्ड। क्या बन जाएगा अप होल्ड, और अप होल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, रिटेन, मेंटेन भी होता है, मेंटेन या रिटेन बनाए रखना।
तो इसका मतलब ये मीनिंग तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ मीनिंग लिखा हुआ देखना। फिर आता है ओवर होल्ड। ओवर होल्ड, ओवर होल्ड शायद मेरे ख्याल से किसी चीज़ को पर होल्ड करना, किसी चीज़ को थाम के रखना। और अगला देखते हैं विद होल्ड। विद होल्ड, अगर मैं इसका आगे विद लगा दूं, प्रीफिक्स से लगा दूं, तो ये बन जाएगा विद होल्ड। और विद होल्ड का मतलब होता है चेक। वैसे तो चेक का मतलब कोई चीज़ चेक करना, एग्जामिन करना भी होता है, लेकिन एक चेक का मतलब होता है कोई चीज़ रोकना, रोक लेना। तो विद होल्ड को बोलेंगे हम रोक लेना यानी चेक कर लेना। अगर मैं इसका आपको एंटोनियम्स बोलूँ, इसका अपोजिट, तो उसका होता है रिलीज कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, फ्री कर देना, मुक्त कर देना। जैसे चेक से अगर मैं भूगोल के संदर्भ में बात करूं, तो मृदा अपरदन जो होता है ना, सोइल इरोजन्स, उसको बचाने के क्या क्या उपाय हैं। तो उसमें एक होता है कि जो चेक यानी रोकना, कि मिट्टी का जो सोइल इरोजन होता है उसको कैसे रोका जाए। तो भूगोल के संदर्भ में ये वाक्य वर्ड आता है चेक, रोकना। तो तीसरा हमारा वर्ड है डैश बीट। इसमें भी आपने क्या करना है, डैश बीट मतलब दिया हुआ है पॉजिटिव एंड एंथुजियाज्म, यानी कोई चीज़ सकारात्मक होना। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, यानी कि ज़ील, ZEAL, ज़ील का मतलब होता है जोश। एंथुजियाज्म यानी बहुत ही सकारात्मक और जोशीला। अपबीट, अगर मैं इसको बीट के आगे अप लगा दूं प्रीफिक्सेस, तो बन जाएगा अपबीट, या फिर आउटबीट, या फिर डाउनबीट, या फिर ओवरबीट। तो पहला वर्ड है अपबीट। अपबीट का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एंथुजियाज्म, कोई भी चीज़ सकारात्मक होना और बहुत ही एंथुजियाज्म होना, जील होना। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, आई एम फीलिंग अपबीट टुडे, यानी कि आज मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, बहुत ही एक जोश महसूस कर रहा हूँ, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। हम इसको एनर्जेटिक भी कह सकते हैं, ENERGETIC, एनर्जेटिक भी हम इसको बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग अपबीट टुडे, आज मैं बहुत ही क्या है अच्छा फील कर रहा हूँ। अपबीट के कुछ सिनोनिम्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। हम इसको क्या बोल सकते हैं, अपबीट को बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी, यानी कि बहुत ही चीयरफुल पर्सन, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति। चौथा आज का क्वेश्चन है रेगुलर। अगर मैं इसको इसमें दिए हैं रेगुलर के डिश डैश, इन डैश, अन डैश और इर डैश। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। अगर मैं प्रीफिक्सेस लगा दूं इर, तो बन जाएगा इर्रेगुलर, यानी कि कोई चीज़ अनियमित होना। रेगुलर नियमित और इर्रेगुलर हो गया अनियमित। डिसरेगुलर तो नहीं होता, अनरेगुलर भी नहीं होता, इनरेगुलर नहीं होता, यानी प्रीफिक्सेस लगता है इसके आगे इर, और इर लगाने से बन जाएगा इर्रेगुलर, यानी कोई चीज़ अनियमित होना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा यूज प्रीफिक्स विद जुडिशियल। जुडिशियल वर्ड्स को हमने क्या करना है, प्रीफिक्स लगाना है, उपसर्ग लगाना है। अनजुडिशियल, डिसजुडिशियल, इमजुडिशियल या फिर इनजुडिशियल्स। तो क्या होता है, जुडिशियल का मतलब होता है अदालती, न्यायालय संबंधी काम, ठीक है। और इनजुडिशियल हो जाएगा गैर अदालती कार्य। तो इसको प्रीफिक्सेस क्या लग जाएगा, इन जुडिशियल। जुडिशियल हो गया अदालती और इन जुडिशियल बन जाता है गैर अदालती। अगला वर्ड है बिहेव। बिहेव का मतलब व्यवहार करना। अनबिहेव, माल बिहेव। माल जो वर्ड है ये भी नेगेटिव सेंस दिखाता है। जैसे मैं कहूँ न्यूट्रिशन, जैसे कई बार बच्चे है ना कुपोषण का शिकार होते हैं, तो उनके आगे लिखा था माल न्यूट्रिशन। मेल जहाँ भी वर्ड जाए इसका मतलब वो दिखाता नेगेटिव सेंस, मेल न्यूट्रिशन।
इल बिहेव या मिस बिहेव, तो बिहेव का आ जाएगा मिस बिहेव। क्या प्रीफिक्स से लग जाएगा? मिस बिहेव, यानी कि सही व्यवहार न करना, दुर्व्यवहार करना। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव ए करेक्ट प्रीफिक्स। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका जो है प्रीफिक्स सही नहीं है? पहला है वैल्यूएशन, इसका प्रीफिक्स आ जाएगा डिवैल्यूएशन, ये भी बिल्कुल सही है। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी असेसमेंट करना। जैसे 8वीं 10वीं 12वीं की जो क्लासेस होती हैं बोर्ड की, उसके अंदर 20 नंबर या 30 नंबर के असेसमेंट के होते हैं, उसके अंदर बच्चों का इवेलुएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, अप्रेज भी बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल सही है। लेजिटमेट, लेजिटमेट का मतलब होता है कोई चीज़ लीगल होना, कोई चीज़ वैध होना, और इसका बिल्कुल क्या आ जाएगा? इलेजिटमेट, इसका प्रीफिक्स होता है इलेजिटमेट, कोई चीज़ अवैध होना। ह्यूमन का है सुपर ह्यूमन, ये भी सही है, ह्यूमन का सुपर ह्यूमन्स। ऑर्डेन, ऑर्डेन का दिया हुआ है नॉर ऑर्डेंस, ये गलत है, ये सही मैच नहीं है, क्योंकि करेक्ट क्या है इसका? ऑर्डेन का मतलब होता है टू इश्यू एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर जारी करना, टू इश्यू एन ऑर्डर, आदेश जारी करना। इसका जो प्रीफिक्स होता है, अगर मैं इसके आगे लगाऊं फॉर ऑर्डन, तब ये एक्यूरेट बन जाएगा। फॉर मीन पहले से ही कोई इशू ऑर्डर इशू कर देना, या प्री ऑर्डन, प्री का मतलब जो रूट वर्ड है वो प्री मीन्स पहले, तो इसका आ जाएगा प्री ऑर्डन। यानी जैसे पुत्र के आगे मैंने लगा दिया सु, तो क्या बन गया? सुपुत्र। जैसे एक वर्ड है टेलीग्राम, रूट वर्ड तो है ग्राम, और ग्राम का मतलब होता है लिखना। अगर मैं उसके सामने लिख दूँ टेलीग्राम, टेली का मतलब होता है फार अवे, यानी कोई चीज़ दूर से लिखना, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का मतलब क्या बन जाएगा? राइटिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। मानो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टेलीपैथी, TELEPATHY, टेलीपैथी। पैथी का मतलब होता है, पैथी जो शब्द है ये बना है पैथोस से, जिसका मतलब होता है फीलिंग, और टेली का मतलब होता है दूर, दूर से ही किसी की भावनाओं को समझ लेना। जैसे कई बार हमारे किसी के साथ इतने क्लोज रिलेशन होता है, क्लोज मतलब एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि दूर से बैठे हमें उसके बारे में आभास हो जाता है, उसको कहते हैं टेलीपैथी। वैसे ही ऑर्डन के आगे लगा दिया प्री ऑर्डन या फॉर ऑर्डन्स, तो ये एग्जैक्ट है। और ये हमारा जो अगला है, एक वर्ड आया था अपना यहाँ पे वैल्यूएशन, वैल्यूएशंस के जो सिनोनिम्स हैं, अप्रेज करना, मूल्यांकन करना, असेस करना, या फिर एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना, यानी असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। अगला जो वर्ड है वो है यूज सफिक्स विद वाइट, यानी वाइट जो वर्ड है, रूट वर्ड है, इसके आगे इसका आपने सफिक्सिस लगाना है। सफिक्सिस का मतलब प्रत्यय लगाना है, यानी और प्रत्यय लगाया जाता है पीछे। तो वाइट का हो जाएगा, इसने दे दिया नेस, वाइटनेस, वाइटडम, वाइटफुल या वाइटलेस, तो वाइट का हो जाएगा वाइटनेस, क्या हो जाएगा? सॉरी, विटनेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विटनेस। जो वाइट है इसका ये एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है वाइटनेस। क्या होता है? वाइटनेस। 9वां क्वेश्चन है यूज सफिक्स विद वाइज। सफिक्स लगाना है हमने, प्रत्यय लगाना है वाइज का, और वाइज का वाइज डोम डैश डोम, तो विजडम, वाइजनेस, ICS विजडम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजडम। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और इसका जो है वाइज एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता, तो सही आंसर आ जाएगा विजडम। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है 10वां, विच वर्ड हैज़ प्रीफिक्सेस, विच वर्ड हैज़ प्रीफिक्सेस। इनमें से बताना है कि कौन सा वर्ड प्रीफिक्सेस है, यानी
पहला दे दिया रिटर्न, दूसरा है कम, थर्ड है स्लीप और गो। ये मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, ये भी रूट वर्ड है, ये भी रूट है। टर्न का लगा दिया इसने, क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया रिटर्न, यानी कोई चीज़ वापस करना। तो आंसर आ जाएगा ये। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक रिटर्न फॉर्मल है, जैसे फॉर्मल का फॉर्मल मेन रूट वर्ड है, इसका आगे लगा दिया मैंने इनफॉर्मल, तो ये क्या बन जाएगा इनफॉर्मल। न्यूट्रिशन के आगे मैंने लगा दिया जैसे माल न्यूट्रिशन, तो क्या हो जाएगा कुपोषण, यानी प्रीफिक्स लगा दिया। अंडरस्टैंड, जैसे कई बार दोस्ती फ्रेंडशिप के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसके लगा प्रीफिक्स हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है 11th, यूज सफिक्स विद जज। जज के क्या करना, हमने सफिक्स लगाना है, प्रत्यय लगाना है। तो जज का जजमेंट, जजनेस, जजफुल या फिर जजलेस, जजफुल या फिर जजलेस, तो इसका आ जाएगा जजमेंट। जज का होता है जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 11 और जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमने सही ऑप्शन को चूज करना है। दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन, जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको हमने सही करेक्ट बताना है। तो पहला ही, जैक हैज़ मेड जील एन एक्सेलेंट हस्बैंड। जैक हैज़ मेड जील, जैक ने जील को क्या बना दिया, एक बहुत ही एक्सेलेंट हस्बैंड बना दिया। इसके अंदर दे दिया इसने, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये बताना है हमने ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है। तो पहला दे दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, थर्ड है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और फोर्थ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें बेसिक ग्रामर का पता होना चाहिए। हम वाक्य को ब्रेक करते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, जैक हैज़ मेड जील एन एक्सेलेंट हस्बैंड। जैक क्या है, इसके अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं वाक्य में, जैक के बारे में। तो जैक को क्या होगा सब्जेक्ट। हैज़ मेड, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है इसके अंदर जील ऑब्जेक्ट। वर्ब से जब भी हम व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैक हैज़ मेड होम, जैक हैज़ मेड होम एक्सेलेंट हस्बैंड, जैक ने किसे एक्सेलेंट हस्बैंड बना दिया, तो आंसर मिला जील को। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब भी हम वर्ब से व्हाट और होम लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो भी आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जील एन एक्सेलेंट हस्बैंड, अब इसमें हम देखेंगे, देखो ये जो जील है ना, जील स्वयं क्या है, एक एक्सेलेंट हस्बैंड है, यानी ये दोनों एक ही हैं, सिमिलर हैं। जैक, जील और एक्सेलेंट हस्बैंड सेम पर्सन है, जील ही हस्बैंड, दोनों क्या हैं, एक ही हैं, यानी ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये जैसे हस्बैंड है, नाउन है, नाउन के क्या क्या काम होते हैं, देखो जैसे नाउन ये है, यहाँ पर नाउन किस चीज़ का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ पर ये भी नाउन है, ये नाउन किस चीज़ का, जील किसी का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी एक नाउन सब्जेक्ट का भी काम करता है, एक नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और एक जो नाउन हस्बैंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यानी ये नाउन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का भी काम करता है। तो ये नाउन के अलग अलग फंक्शन हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक बार दोबारा फिर मैं समझा देता हूँ। जैक हैज़ मेड जील एन एक्सेलेंट हस्बैंड्स। वाक्य को ब्रेक करना सीखते हैं पहले। जैक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और नाउन यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, मेड जो है थर्ड फॉर्म है, ये तो हो गया वर्ब, और जील क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का पता लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब भी वर्ब से आप व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन करोगे, जो भी आंसर मिलता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। एन क्या है, एन एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किसका हिस्सा है, डिटर्मिनर का। डिटर्मिनर्स के जो टाइप्स होते हैं ना, तो पहला टाइप ही जो है आर्टिकल डिटर्मिनर्स होता है।
तो जो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल है। और एक्सेलेंट, एक्सेलेंट से पहले, एक्सेलेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले क्या नाम है, नाउन से पहले आता है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव से आगे एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले क्या है, आर्टिकल आ जाएगा। तो ये है नाउन, ये है एडजेक्टिव और ये है आर्टिकल। और झील ही एक ही पर्सन है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे इसका मैं दूसरा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। क्लास मॉनिटर मेड मी द स्टूडेंट। इस क्वेश्चन की जगह आपसे है ना ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसके अंदर बताओ कि ये जो है अंडरलाइन, मैंने ये अंडरलाइन कर दिया, और आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। तो आपने बताना। अभी इस वाक्य को हम ब्रेक करना सीखते हैं। सबसे पहले क्लास मॉनिटर, देखो क्लास मॉनिटर एक सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट का भी अगर इसमें से भी मैं अगर ब्रेक करूं तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, एक है कलेक्टिव नाउन है। तो क्लास के जो मॉनिटर हैं मेड मी, यानी मेड क्या है, वर्ब है, काम बनाने का और है, ठीक है। मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट का नहीं पता करना आता तो मैंने भी बताया था, क्लास मॉनिटर मेड द स्टूडेंट होम। क्लास मॉनिटर ने किस स्टूडेंट्स को मतलब क्या कर दिया, मॉनिटर बना दिया। क्लास मॉनिटर मेड मी द, ये वाक्य शायद मुझसे गलत लिखा गया, क्लास स्टूडेंट्स मेड मी द मॉनिटर आएगा यहाँ पर, ये वाक्य उल्टा लिखा गया, क्लास स्टूडेंट्स मेड मी द मॉनिटर। इसको ठीक कर लेना, ये लिखते समय गलत हो गया है। क्लास स्टूडेंट्स मेड मी द मॉनिटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो मी है ना, मैं, ठीक है, ये मैं ही तो क्या है, मॉनिटर है, यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये दोनों एक ही हैं। अगला एग्जांपल समझते हैं। ही गिव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। यहाँ देखते हैं, ही क्या है, सब्जेक्ट है, गिव क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए पेन, देखो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं। और ध्यान रखना कि जो है ना लिविंग थिंग्स होती हैं वो तो होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव चीज़ें होती हैं, वो होती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग थिंग्स होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गिव मी, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, ठीक है। देखो इसमें मी अलग पर्सन है और पेन अलग पर्सन है। इसमें ना तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है ना ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में ये भी सेम था, जो एक्सेलेंट पर्सन था और जेल, ये सेम थे। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड आवर टीम द विनर। 2014 के अंदर ये पूछा गया था, इससे पहले वाला भी 14 के अंदर पूछा गया था। ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जज, कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जज। ज्यूरी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, हमारी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो विनर है ना, इसका आपने बताना है, क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, या फिर ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। देखो सब्जेक्ट क्या है, ज्यूरी, डिक्लेयर क्या है, वर्ब। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड द विनर होम। वर्ब से मैं वट और होम लगा के क्वेश्चन करता हूँ। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड द विनर होम, जवाब मिला आवर टीम। ज्यूरी ने हमारी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ, आवर टीम द विनर, जो विनर है वो कौन सी टीम है, हमारी तो टीम है। यानी आवर टीम और विनर इक्वल एक ही हैं, सिमिलर हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था, मी अलग है और पेन अलग है,
दोनों सिमिलर तो नहीं है, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो आवर टीम है, जो विनर है वो हमारी टीम विनर है, यानी कि ये सिमिलर हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है कंप्लीमेंट। तो आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट है कंप्लीमेंट। तो मैं इससे एक थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, एग्जाम्पल से। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन इज़ ए बॉय, या फिर ही इज़ ए बॉय, को आप कौन सा भी मान लो, इनमें से मोहन मान लो या ही मान लो। पहले मैं मोहन मान लेता हूँ, मोहन इज़ ए बॉय, मोहन एक लड़का है। तो बहुत से लोग है ना, बहुत से बच्चे हमेशा इसको ये सोचते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं इंग्लिश को ऐसे समझाना है जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जब तक आप बेसिक पर काम नहीं करोगे तब तक आपके जो हैं एरर्स हैं वो ठीक नहीं होंगे। देखते हैं हम इसके कि जो सब्जेक्ट है या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो इसके अंदर ही या फिर मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो जो ये इज़ है, इज़ है ना, कई बच्चे ये भी बताते हैं कि इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अगर इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ जेरेंड भी आना चाहिए। जेरेंड का मतलब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन यहाँ तो कोई आईएनजी नहीं है। इज़ क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। इज़ है, एम है, ये सारे बी के रूप हैं। बी जो है, बी जो वर्ब है, इज़ एम आर, ये इसकी पहली फॉर्म है। बी इज़ एम आर, वाज वर सेकंड फॉर्म है और बीन इसकी तीसरी फॉर्म है। तो जहाँ भी लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इनको, जहाँ भी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करें वहाँ पर कोई काम होता ही नहीं, और जब कोई काम नहीं होगा तो वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ही इज़ ए बॉय, सब्जेक्ट ही, इज़ यहाँ मेन वर्ब है, ए एक आर्टिकल है और बॉय एक नाउन है। ये अब ये बताओ आप, ये जो बॉय ये कौन है, ही तो बॉय है, ये ही है, यही तो है सेम, यानी ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब होता पूरक। मैं अगर आपको बताऊं, एक वर्ड होता है COMPLIMENT, सेम उच्चारण है कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, सेम उच्चारण है, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन मीनिंग भी अलग अलग है। इस कंप्लीमेंट का मतलब होता पूरक, पूरक। और अगर ये आई लग गया तो इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, लॉड करना, है ना, अप्रेज करना, तारीफ़ करना। ये कंप्लीमेंट का मतलब होता है एडमायर करना और इसका मतलब होता है पूरक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ही सब्जेक्ट है, इज़ मेन वर्ब है, ए एक आर्टिकल है जो डिटरमिनर का ही पार्ट होता है और डिटरमिनर एक एडजेक्टिव होते हैं, और बॉय क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। अब इसी वाक्य को आपसे एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, डायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो आपको भी यहाँ पता चल गया हो कि यो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ही एंड बॉय, ठीक है, सॉरी ये तो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ये है अशोक इज़ ए टीचर, टीचर लगा लो, डॉक्टर लगा लो, इंजीनियर, आप कुछ भी लगा सकते हो। अशोक क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ध्यान देना, मैंने कहा था लिंकिंग वर्ब जहाँ भी मेन वर्ब का काम करे वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ कोई काम नहीं होता। और ए यहाँ पर आर्टिकल है और टीचर, अशोक तो ही एक टीचर हैं, सेम तो पर्सन हैं ये, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का क्या है, कंप्लीमेंट है। नोट, सी टोल्ड मोहन ए स्टोरी, सी क्या है, सब्जेक्ट, टोल्ड क्या है, वर्ब, और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट। ए स्टोरी, देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है,
यानी इस वाक्य के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। और ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। लिविंग थिंग्स हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। यानी इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका 14वां जो क्वेश्चन है, द गर्ल इज़ नॉट ए स्टूडेंट एट ए लार्ज यूनिवर्सिटी, कि जो लड़की है वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट नहीं है। अभी ये वर्ड करवाया है हमने। क्या ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? क्या ये सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? अभी बताया था गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। अगर ये आपको पता नहीं कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, अगर इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। यहाँ पर कोई आईएनजी नहीं है और कोई काम भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये बताया कि वो लड़की क्या एक स्टूडेंट है। ये गर्ल ही तो एक स्टूडेंट है, यानी सिमिलर है, यानी ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, इसका पूरक। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, द कोच कॉल्ड बबीता अनोइंग्स। द कोच कॉल्ड बबीता अनोइंग्स। अब आपने इसमें पूछ लेंगे कि जो अनोइंग है, अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको, पूछ लेंगे क्या ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये क्या है? द कोच, कोच क्या है? सब्जेक्ट। कॉल्ड क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। अगर मैं वर्ब से होम लगा के क्वेश्चन करूं, अगर मैं वर्ब से होम लगा के क्वेश्चन करूं, जो भी आंसर मिलेगा, जो भी आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं वर्ब से क्वेश्चन कर, द कोच कॉल्ड होम, द कोच कॉल्ड होम, तो आंसर मिला बबीता। तो बबीता क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब हमें मिल गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखो मेन वर्ब यहाँ पे आ गई है कॉल्ड। अब ये अनोय भी तो वर्ब है और इसके साथ आईएनजी लग रहा है, ठीक है। और ये जो है अनोइंग है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है? अनोय होता नाराज़ होना, क्या होना? नाराज़। और जहाँ आईएनजी लग जाए वो होता जेरेंट। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को जेरेंट बोला जाता है। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। और जब वर्ब से वट लगा के क्वेश्चन करेंगे, जब वर्ब से वट लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे द कोच कॉल्ड बबीता वट, कोच ने बबीता को क्या पुकारा, यानी वो क्या है? अनोइंग्स है। क्या है वो? अनोइंग है। ये हो जाएगा आपका, ये बबीता, ये आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। क्योंकि अनोय कौन है? बबीता ही तो अनोय है, बबीता ही तो क्या है? अनोय है। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।